नमस्कार। मैं बेलूर मठ लालबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ कार्बनिक यौगिक का भाग 2। इस क्लास में हम लोग एल्किल समूह क्या है ये समझेंगे, क्रियात्मक समूह क्या है ये भी देखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले भाग में तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत कुछ है इसमें। और यहाँ पे ही मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का तो होता है, साथ ही साथ साधारण नाम भी उनके होते हैं। तो ये साधारण नाम अभी के लिए हम लोग छोड़ के रखते हैं, सिर्फ आईयूपीएसी नाम पे ही हम लोगों का फोकस बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों अगर एक साथ सीखने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए पहले ठंडे दिमाग से आईयूपीएसी नाम सीख लेंगे कैसे होता है, उसके बाद आगे जाके साधारण नाम ये बस याद ही करने के लिए होता है, तो याद कर लेंगे किसका किसका आईयूपीएसी नाम के साथ साथ साधारण नाम क्या होता है वो देख लेंगे। ज्यादा यौगिक नहीं है तो उतनी मुश्किल नहीं होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आईयूपीएसी नाम पे ही हमारा फोकस रहेगा। और समावयवता क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एल्किल समूह क्या है ये हमें समझना है। हमने पिछले भाग में एल्केन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था, सॉरी एल्कीन आता है बीच में, एल्कीन लिख देंगे यहां पे, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा था। ये तीन पढ़े थे। और इनका जनरल फॉर्मूला यानी साधारण सूत्र जो इनके पूरे समजातीय श्रेणी पर लागू होता है। मतलब एल्केन क्या है, एल्केन एक पूरी एक जाति है कार्बनिक यौगिकों की जिनका साधारण सूत्र CnH2n+2 द्वारा दिखाया जा सकता है। जहां पे n को अगर आप 1 लेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो आपके लिए पूरा एल्केन का पूरा जो टेबल है वो तैयार हो जाता है, हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक उसी तरह से एल्कीन हमने बात की थी कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए यहां पे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, और एल्कीन से और 2 हाइड्रोजन यहां पे कम कर देंगे तो हमें, सॉरी यहां पे बार बार मैं 2 लिख दे रहा हूं, एल्कीन से 2 हाइड्रोजन और कम कर देंगे तो हमें एल्काइन मिल जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये एक समजातीय श्रेणी है, ये एक समजातीय श्रेणी है, ये एक समजातीय श्रेणी है, सहजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, जो भी आप बोलना चाहे। ये होमोलोगस सीरीज यानी यहाँ पे जितने भी यौगिक है इस फॉर्मूला द्वारा दिखाए जाएंगे, यहाँ पे जितने भी यौगिक है वो इधर वाले फॉर्मूले द्वारा, और इसके नीचे के सारे यौगिक इस फॉर्मूले के अधीन में आते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। नया एक आ गया है एल्कील। ये क्या है, ध्यान से देखिए। एल्कील समझने से पहले यहां पे ध्यान से देखिए, एल्केन से एल्किन गए, 2 हाइड्रोजन माइनस किया, और फिर मान लीजिए अब देखिए एल्कीन से एल्काइन जा रहे हैं 2 हाइड्रोजन माइनस करके, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि एल्केन से एल्काइन आ रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन माइनस होगा, 4 हाइड्रोजन माइनस होगा ना। यहां से यहां तक 2 हाइड्रोजन और फिर यहां से यहां तक और 2 हाइड्रोजन, मतलब कुल मिला के यहां से ये पूरा जंप मारेंगे आप तो 4 हाइड्रोजन आपको निकालने पड़ेंगे एल्किन में से एल्काइन तक पहुंचने के लिए। तो ये 3 अलग अलग जातियों के कार्बनिक यौगिक आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप एल्केन से एक ही हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं तो आपको जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्कील। और इसके नीचे इसका मतलब एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, तो एल्कील का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n+1 होना चाहिए क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला है। अब ध्यान से सोचिए, एक कार्बन के चतुष्फलक यानी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन, मैं सबसे आसान वाला एल्केन देखता हूं, सबसे आसान वाला एल्केन, ये CH3, इसको ऐसे भी फैला के भी लिख सकते हैं, सॉरी CH4, ऐसे फैला के भी लिख सकते हैं CH4 को, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या होता है, देखिए, ये जो एक हाइड्रोजन निकलने पे ये बंधन तो रहेगा नहीं, और ये बंधन किस चीज से बना था, ये बंधन बना था हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में पार्टनरशिप यानी साझेदारी पे आए थे, इसलिए ये बना था। तो अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहां पे हाइड्रोजन के साथ बाकी 3 सहसंयोजी बंधन तो रहेंगे, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो खाली रह गया है, इसको हम लोग एक खाली जगह घुसने के लिए मान सकते हैं। किसके घुसने के लिए, कोई भी परमाणु जो सहसंयोजी बंधन बनाने में सक्षम है वो इस जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो ये मैंने आपको मीथेन के लिए बताया कि मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन को आप अलग कर देंगे तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जहां पे कोई भी दूसरा परमाणु आके जुड़ सकता है या परमाणु का समूह आके जुड़ सकता है, अगर यहाँ पे सहसंयोजी बंधन बनाने की, उसको बनाने का मौका मिले तो मीथेन अगर करेगा तो इथेन भी तो कर सकता है, C2H6 है ना, एल्केन के ग्रुप का दूसरा जो यौगिक है C2H6, इसको अगर मैं, देखिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, देखिए ये है इथेन, इथेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो चीज इकट्ठा ऐसे लिख रहे हैं उसको फैला के ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ याद रखना है ये कि हमें कार्बन और कार्बन के बीच के बंधन को याद रखना है। अगर एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन की, तो एक ही बंधन होगा, और एक बंधन यहां पे होगा तो बाकी बंधन को ऐसे फैला के उतारे और यहां पे बाकी के हाइड्रोजन बैठाएं। देखिए C2H6 इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमने ये सीखा है कि एल्किल समूह कैसे मिलता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पे। इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन आप अगर निकाल दें, मान लेते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन निकल गया यहां से, तो क्या होगा, यहां पे बाकी सारे बंधन तो रहेंगे, देखिए ये वाले C के तीनों हाइड्रोजन बंधन में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खुला रह जाएगा। और ये क्या है, खुला रह गया मतलब यहाँ पे किसी और के बैठने की जगह हो गई, मतलब कोई और इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ सहसंयोजी बंधन बनाने की जगह उसको किसी और को मिल रही है। तो बात समझ में आ रही है आपको, एल्किल समूह क्या है, कुछ नहीं, एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो बचेगा, देखिए इथेन में से हाइड्रोजन निकल गया और ये पड़ा है, क्या पड़ा है, C2H5 पड़ा है, ठीक है, और ये खाली जगह यहाँ पे जुड़ने के लिए यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये बंधन खाली है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो बंधन आगे बना सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने फैला के ऐसा दिखाया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ना दिखा के आप इस तरह से खाली जगह भी दिखा सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आके बंधन बना सकता है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो पीछे का जो पड़ा हुआ भाग है, जो शेष बचा भाग है, उसको हम लोग एल्किल समूह बोलेंगे। तो देखिए किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन के परमाणु को हटा देने पर शेष बचे भाग को एल्किल समूह कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात मैंने छोटा सा जोड़ दिया है, एल्केन से 2 हाइड्रोजन माइनस करने पे क्या मिलता है, एल्कीन, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्केन से 4 हाइड्रोजन, एल्केन से 4 हाइड्रोजन माइनस करने पे क्या मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है। ये लोग स्थाई यौगिक है, ठीक है, ये लोग स्थाई यौगिक है, मतलब देखिए C2H6 इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे, C2H4, ठीक है, ये क्या है, इथेन, ये क्या है, इथीन, और आगे चलेंगे और 2, यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, C2H2, इथाइन,
तो ये एक स्थायी यौगिक है, ये एक स्थायी यौगिक है, ये एक स्थायी यौगिक है। लेकिन अगर मैं एक ही हाइड्रोजन माइनस करूं, इथेन में से एक ही हाइड्रोजन माइनस करूं, तो मुझे जो मिलेगा वो एल्किल ग्रुप कहलाएगा, लेकिन वो अस्थाई होगा। अस्थाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वहां पे कोई भी दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आके जुड़ के एक बंधन बना के उसके साथ रह के नया कार्बनिक यौगिक बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये एक अस्थाई है अवस्था है। तो वो अस्थाई अवस्था जब तक कोई जुड़ नहीं जाता है तब तक रहती है। जैसे ही कोई आके जुड़ गया तो ये दूसरा एक नया कार्बनिक यौगिक बना देता है। ठीक है, तो ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह अपने आप में कोई यौगिक नहीं है, मैंने आपको अभी समझाया। आगे, एल्किल समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के साथ जुड़कर नया कार्बनिक यौगिक बनाना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एल्किल समूह बनने के बाद वो क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी और के साथ सहसंयोजी बंधन में जुड़ के एक नया कार्बनिक यौगिक बना ले। तो इस तरह से एल्किल समूह हमें नए कार्बनिक यौगिक बना के देते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एल्किल समूह के बारे में ही देखिए बात करते हैं। एल्केन से एन अनुलग्न, मतलब एल्केन से एन अनुलग्न हटा दीजिए, उसके बाद उसके साथ ईल अनुलग्न, अनुलग्न यानी पीछे जुड़ने वाला भाग, अनुलग्न लगा दीजिए, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्किल समूह। कुछ नहीं, बस मैं आपको नामकरण ही बता रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए यहां पर मीथेन है, CH4 मीथेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे कि अगर पेपर में कभी इस तरह से लिखा आया तो भी इसको मीथेन बोलेंगे, CH4 C के साथ 4 हाइड्रोजन, तो भी इसको मीथेन बोलेंगे। अब देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन अलग कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, CH3 और आगे की जगह खाली, और यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। जो CH3 हमने आपस में इकट्ठा कर दिया है उसको ऐसा फैला के यहाँ पे खाली जगह, इसको क्या बोलेंगे, ये मीथेन है, मीथेन। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एल्केन का एन अनुलग्न हटा दीजिए तो मीथेन का एन हट जाएगा और उसकी जगह पे आएगा इल, तो ये हो जाएगा मिथिल। ठीक है, तो मीथेन से क्या बन गया, एक हाइड्रोजन हट गया तो बन गया मिथिल। अच्छा, इथेन C2H6, क्या नाम है इसका, इथेन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बनेगा क्या, C2H5 डैश डैश, यानी इस जगह खाली है, कोई जुड़ सकता है, ये क्या हो गया, इथिल हो गया। अच्छा, इसको फैला के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था पहले, कार्बन कार्बन, इथेन, इथेन यानी एल्केन का भाग है, मतलब एक बंधन रहेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंधन दे दिया, बाकी एक बंधन इस तरह से दे दीजिए। कार्बन के 4 बंधन होते हैं, एक 2 कार्बन के बीच में, बाकी इधर इधर, ये इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, और इधर वाले कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए, बाकी हाइड्रोजन जहां जहां पे खाली है वहां पे बैठ जाएंगे, तो ये हो गया इथेन। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, मान लीजिए ये निकाला, ये निकाला, ये कोई भी निकाला, तो दिखेगा कैसा, C2H5 ही दिखेगा। अगर इसको आपको फैला के लिखना है तो उसी तरह से 2 कार्बन को पहले कीजिएगा और बाकी सारे बंधन जो सहसंयोजी बंधन है इस तरह से दिखाएगा, इसमें से कोई भी एक खाली छोड़िए। ठीक है, आप मान लीजिए आपने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया था तो ये जगह खाली रहेगी, बाकी जगह पे हाइड्रोजन बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसको इकट्ठा, यही चीज इसको इकट्ठा ऐसे लिखते हैं। तो मैं आपको साथ साथ में दोनों ही चीजें बताता चल रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों को कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यानी रचनात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है और ऐसे इकट्ठा भी लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके दिमाग को एकदम ठंडा रख के क्या क्या चीजें हो रही है वो समझने में ध्यान देना। तो देखिए एल्केन, एल्केन में मैंने अभी आपको बताया मीथेन, मीथेन कैसा दिखता है,
यहाँ पे मीथेन CH4 होता है। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना, CH3, और ये खाली एक बॉन्ड जहां पे कोई भी एक यौगिक या तो फिर परमाणु आके यहाँ पे जुड़ा रह सकता है। इसका नाम क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप का समूह, एल्किल समूह का ये भाग है। तो मीथेन से हाइड्रोजन निकल गया, नाम हो गया मीथेल। इथेन से एक हाइड्रोजन, देखिए इथेन को मैंने C2H6 भी लिखा था, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, CH3, ठीक है। ये सब बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी रचनात्मक रूप इसका ऐसे लिखा था। तो ये रचनात्मक रूप में CH3 इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और C2H6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हमेशा समान रूप से ही बटे, कैसे आगे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रोपेन का उदाहरण देखिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रोपेन से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दें, जैसे कि देखिए लास्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये CH3 से CH2 बन गया और यहाँ पे खाली बॉन्ड पड़ा है। वो कोई भी आके यहाँ पे जुड़ सकता है, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन से प्रोपिल हो गया। ब्यूटेन में देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाले C का एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने तो ये हो गया क्या, ब्यूटील हो गया। पेंटेन में भी लास्ट वाले C का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हो गया पेंटील। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इन सब के फॉर्मूले में लास्ट वाले सीओ पे, एल्केन की बात हो रही है, लास्ट वाले सीओ पे 3 हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं पेंटेन की बात कर रहा हूं। पेंटेन नाम इसीलिए है क्योंकि 5C है, 1 2 3 4 5C है। तो 1 2 3 4 ये हो गए 5, ठीक है। अब 5C है तो ये आपस में, अब इन सब के हमें पता है कि इन सारे कार्बनों के 4 बॉन्ड तो होने ही पड़ेंगे, तभी तो ये चतुष्फलक कहलाएंगे ना। तो देखिए ये सारे के सारे दे दिए। अब देखिए इधर वाला C 1 2 3 खाली जगह है, बाकी ये तो इधर वाले कार्बन के साथ बंधा हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो देखिए ये CH3 इधर है, ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है, ये वाला, ये दो इधर है। और बाकी देखिए हर C के पास 2 जगह ही बची हुई है हाइड्रोजन बैठाने के लिए। तो CH2 तो बीच में CH2 ऐसा रहेगा। सॉरी मैं ब्यूटेन का दिखा रहा था, पेंटीन का भी वही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और इधर वाले में भी 3 हाइड्रोजन और बीच में सारे के सारे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि एल्किल समूह कैसे बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के बनता है और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि इनको फैला के स्ट्रक्चर यानी रचना में कैसे दिखाते हैं और इकट्ठा कैसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक समूह का। देखिए हम लोगों ने एल्किल की बात की। एल्किल हम लोगों ने देखा था कि मिथिल हो गया, इथिल हो गया, तो प्रोपिल हो गया, ठीक है। तो ये लोग किसके साथ जुड़ेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये खुद में कार्बनिक यौगिक नहीं है, लेकिन ये किसी और के साथ जुड़ेंगे और नया कार्बनिक यौगिक बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जुड़ने वाले लोग कहीं से आएंगे और ये जो जुड़ने वाले लोग हैं
ये हमारे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्किल के साथ जो लोग जुड़ के एक नया कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं, ये जो जुड़ने वाले लोग हैं, इनको हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह नाम क्यों दिया गया है? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मिथिल है, इसके साथ जो क्रियात्मक समूह यहां पे जुड़ेगा, ये ब्रैकेट की जगह पे मान लीजिए कुछ एक आके जुड़ा, जो भी जुड़ेगा वो इस पूरे पूरे कार्बनिक यौगिकों का, जो नया कार्बनिक यौगिक बना इसके जुड़ने के कारण, क्रियात्मक समूह के जुड़ने के कारण, ये नए कार्बनिक यौगिक का क्या गुण है, रासायनिक गुण क्या है या भौतिक गुण क्या है, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा यहाँ पे क्या जुड़ा है उस पर। मतलब क्रियात्मक समूह परमाणुओं का, या तो परमाणु हो सकता है, या तो परमाणुओं का समूह हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है, और ये निर्धारित करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक और भौतिक गुण किस प्रकार के होंगे। तो सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप परमाणु या परमाणुओं का समूह जो एल्किल के साथ जुड़ के नया कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या है? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो किसी अणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। यहाँ पे अणु कौन है? अणु है कार्बनिक अणु, यानी कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है, कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है। तो क्रियात्मक समूह एक परमाणु हो सकता है या एक से ज्यादा परमाणुओं का समूह हो सकता है जो कि किसी अणु का, अणु मतलब कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। देखिए, क्रियात्मक समूह एक अणु के रासायनिक क्रियात्मकता का स्थल है। इस बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, पहले इसको पढ़ लें। क्रियात्मक समूह के स्थल को छोड़कर किसी कार्बनिक यौगिक का बाकी हिस्सा निष्क्रिय रहता है। थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक ये जो चीज है, ये है एक एल्कील। और एल्कील भी कौन सा? देखिए ध्यान से, ये एल्कील कौन सा एल्कील है? हमें ये पहचानना पड़ेगा कौन से एल्केन से आया है, तब हम जाकर कह सकेंगे कि ये किसका एल्कील है। देखिए, 3 कार्बन है ना यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन यानी CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो 1 2 3, ये वाला जो एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे क्लोरीन जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये वाले एल्केन का ये एक एल्किल है। तो ये कौन सा एल्केन है? ये प्रोपेन है ना। 3 कार्बनों वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग प्रोप नाम से शुरू करते हैं, और क्योंकि ये पूरा ही एक बंधन से बना हुआ है, इसलिए प्रोपेन। और प्रोपेन से जो एल्किल निकलेगा वो हो गया प्रोपिल, वो हो गया प्रोपिल। प्रोपिल के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसकी जो रासायनिक गुण है वो सिर्फ क्लोरीन के कारण आ रही हैं। बात को समझिए, प्रोपिल के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये पूरे कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण कौन निर्धारित कर रहा है? सिर्फ ये जुड़ने वाला फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह ये निर्धारित करके दे रहा है। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखा। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, क्रियात्मक समूह एक अणु के रासायनिक क्रियात्मकता का स्थल है। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने प्रोपील के साथ क्लोरीन को जोड़ा था,
ये जो बंधन है ये एल्कील का यानी प्रोपील का बंधन खाली बंधन था जिसके साथ क्लोरीन आके जुड़ा हुआ है। ये जो स्थान है जिस जगह पे क्लोरीन जुड़ा है इस जगह पे हमें क्रियात्मकता देखने को मिलती है। मतलब अगर कोई रासायनिक क्रिया ये कार्बनिक यौगिक करेगा तो वो यहाँ पे इस स्थान पे करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे बाकी किसी जगह पे बाकी किसी परमाणु के ऊपर कोई क्रिया यहाँ पे नहीं होगी। जो स्थान है वो इसी बॉन्ड इसी सहसंयोजी बंधन पे असर डालेगा। तो इसलिए क्रियात्मक समूह एक अणु के रासायनिक क्रियात्मकता का स्थल है। इसी स्थल पे क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं होंगी, क्रियात्मकता का स्थल। आगे, क्रियात्मक समूह के स्थल को छोड़कर इस जगह को छोड़कर बाकी की जो जगह है वो निष्क्रिय रहती है। ठीक है, ये निष्क्रिय रहती है, यहां पे क्रिया नहीं होगी, यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। याद रहेगी बात। तो इस पॉइंट में हमें देखने को क्या मिला कि जिस जगह पे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जुड़ता है उसी जगह पे रासायनिक क्रियाएं होती है, बाकी जगह पे नहीं होती। आगे, क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण होता है। आईयूपीएसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईयूपीएसी आईयूपैक इस हिसाब से इसको उच्चारण करते हैं, आईयूपैक। ठीक है, तो आईयूपैक नामकरण कैसे होता है? आईयूपैक नामकरण क्रियात्मक समूह के आधार पर होता है। ध्यान दीजिए, प्रोपील के साथ अगर मैं क्रियात्मक समूह, ये एक क्रियात्मक समूह है OH, और प्रोपील के साथ ये एक दूसरा क्रियात्मक समूह है क्लोरीन, इसका नामकरण क्या होगा? अलग कुछ नाम होगा, क्योंकि ये एक अलग कार्बनिक यौगिक है, और इसका भी नाम अलग ही होगा क्योंकि ये अलग कार्बनिक यौगिक है। तो इसके लिए हमें तीसरा पॉइंट यही बात कर रहा है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का आईयूपैक नामकरण होता है। तो अगर ये वाला क्रियात्मक समूह लग गया तो ये नाम कुछ और होगा, ये वाला क्रियात्मक समूह लग गया तो ये नाम कुछ और होगा। अब देखिए, हमने लास्ट पॉइंट में जाने से पहले हम लोग देखते हैं, हमने पिछले क्लास में सीखा था एल्केन। बार बार ये बातें वापस आ रही हैं, जितनी बार वापस आ रही है उतनी बार ध्यान से आप लोग फिर से इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें एक बंधन होता है, कार्बन के आसपास सिर्फ एक बंधन। इसमें कहीं ना कहीं आपको दो बंधन देखने को मिलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी ना कहीं पे। ये अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कार्बनिक यौगिक है, बहुत सारे कार्बन है, तो किसी ना किसी किन्हीं दो कार्बनों के बीच में आपको कम से कम एक द्विबंधन तो देखने को मिलेगा ही। ठीक उसी तरह से एल्काइन, सारे के सारे कार्बनों में से कहीं ना कहीं पे कम से कम एक बार आपको ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन देखने को मिलेगा। तो ये द्विबंधन और त्रिबंधन यानी एल्कीन और एल्काइन, ये लोग भी क्रियात्मक समूह है। क्यों? क्योंकि इन बंधनों पर क्रिया होती है। बाकी एल्केन के सारे सिंगल बंधन जब रहते हैं, जब तक उसमें से हाइड्रोजन बाहर ना निकाले, हाइड्रोजन बाहर निकाल के इस तरह से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना तैयार करते। देखिए, इसमें से दो हाइड्रोजन निकाले गए थे तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच में। यहां से और दो हाइड्रोजन निकाले थे तभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन बना है। तो जब तक ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलते तब तक क्रियात्मक स्थल नहीं मिलेगा। और हमने ये सीखा है कि क्रियात्मक स्थल ये क्रियात्मक समूह का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि
द्विबंधन तथा त्रिबंधन ये क्रियात्मक समूह ही है, अर्थात एल्कीन तथा एल्काइन भी क्रियात्मक समूह है। तो हम लोगों ने दो क्रियात्मक समूह पिछले ही क्लास में कर लिया था, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो आगे हम लोग बाकी के क्रियात्मक समूह को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह क्या क्या समजातीय श्रेणी बना रहा है, वो नाम यहां पे लिखा आएगा। और उस समजातीय श्रेणी को जो क्रियात्मक समूह बना रहा है उसका सूत्र क्या होगा, वो इस जगह पे लिखा आएगा। क्रियात्मक समूह का एक अलग, देखिए ये जो श्रेणी बनी है उसका नाम है। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और क्रियात्मक समूह, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये उसका नाम है। आगे यौगिक में, यौगिक के नाम में लगने वाला अनुलग्न, अनुलग्न मतलब, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे जो शब्द जुड़ेगा वो कौन सा शब्द है। ठीक है, और यौगिक का एक उदाहरण ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं समजातीय श्रेणी, और वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये एक समजातीय श्रेणी है। ठीक है, ये एक समजातीय श्रेणी है, और ये समजातीय श्रेणी जिस जिस क्रियात्मक समूह द्वारा बनती है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए डरिएगा नहीं ये देख के कि ये किस तरह का एक आ गया है, ध्यान से इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो चीज है इसको बहुत सिंपली COOH भी लिखते हैं। ठीक है, और सामने ये देखिए ये डैश है, ये डैश किसके साथ जुड़ेगा, ये किसी एल्कील के साथ जुड़ेगा। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, एल्कील को ना शॉर्ट में आर द्वारा दर्शाया जाता है, आर। ठीक है, मतलब एल्कील की दुनिया के सारे एल्कील जितने भी है वो, उनमें से कोई भी आप लगाइए उसको आर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मिथिल अगर बोला गया, या इथिल बोला गया, या प्रोपील बोला गया, ये जितने भी लोग हैं इन सबको आर द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर लिखने का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक, और भी जितने भी एल्किल है इनमें से कोई भी एक यहाँ पे बैठ सकता है। तो ये सी के इस पार ये खाली जगह, देखिए सी के इस पार ये खाली जगह, मतलब यहाँ पे कोई एक एल्किल बैठ सकता था, यहाँ पे कोई एक एल्किल बैठ सकता था। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे किसका सूत्र देख रहे हैं, क्रियात्मक समूह का सूत्र देख रहे हैं। मतलब जो ये वाला जो सूत्र है ये सिर्फ क्रियात्मक समूह का सूत्र है। इसके आगे में एल्किल बैठता है उसको हमने दिखाया नहीं है। और इसको लिखते कैसे हैं, ये लिखने का एक संरचनात्मक रूप है और ये लिखने का छोटा वाला रूप है। तो इसको या तो COOH ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए हमने सीखा था कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड में से 2 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। ये 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए क्यों हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखिए ये OH और यहाँ पे कोई एक एल्किल। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो RCOOH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नाम है, ये नाम क्या है, ये जो ग्रुप हमने लिखा है COOH ग्रुप, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कोई भी एल्कील के साथ अगर जुड़ जाए तो जो श्रेणी बनती है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा दिखता है, COOH ऐसा दिखता है, और ये जिसके भी साथ जुड़ेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्ल यानी एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा तो नामकरण कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिए
मिथिल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया। तो मिथिल को या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। कभी कभी ये भी दिखाते नहीं है, ऐसे भी लिख देते हैं CH3COOH। कभी भी पूरा फैला के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये CH3 का इधर, इसके साथ ये सामने का, ये ऐसे। देखिए ये कितने तरीके हैं एक ही कार्बनिक यौगिकों को लिखने के, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको हर तरीके से समझाता हुआ जा रहा हूं, ताकि आपके सामने में कभी भी कोई भी चीज आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हैं। ठीक है, मिथिल के साथ जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, ये सब एक ही चीज है। तो नामकरण कैसे होगा? नामकरण के लिए नाम के पीछे में क्या लगेगा? अनुलग्न मतलब नाम के पीछे में क्या लगेगा? नाम के पीछे में लगता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ठीक है, अब नामकरण करना सीखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको, इसमें पहले से एक सी उपस्थित है, एक सी पहले से है, यहां पे COOH में एक सी पहले से है। तो जो भी आप यहां पे इस तरफ एल्किल आप जोड़ेंगे, उस एल्किल में जितने भी सी है प्लस ये वाला सी, ये जो कुल मिला के जितने भी सी बने, उसके आधार पे आपको नामकरण करना है। तो देख लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे कि मान लीजिए, तो साफ कर दें, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है और इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि ये तो मिथिल जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। ध्यान दीजिए, ये मिथिल तो जुड़ा हुआ है, इसमें से एक सी है पहले से मिथिल में, लेकिन यहां पर भी एक सी है। तो आप इन दोनों सी को कंसिडर करेंगे, इन दोनों सी को लेकर अपना नामकरण करेंगे। जैसे कि ये मिथिल है, लेकिन मिथिल नहीं, ये क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा, इथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सी है, ये वाला सी भी आपको नाम में लाना है, तो इथ। अब देखिए इथ के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप ये पीछे में लगेगा, तो हम लोग इथ से ले रहे हैं, तो इथानोइक एसिड, ये नाम हमारा इस हालत में आएगा। देखिए इसका मतलब CH3COOH, क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम इथेनोइक एसिड हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सी और ये सी, दो सी है तो इथ से शुरू होगा, तो इसलिए इथेनोइक एसिड। अब एक और बात ध्यान देते हैं, COOH इधर मान लीजिए जुड़ा हुआ है इथिल, C2H5, ये इथिल है, लेकिन ये इथिल तो है, लेकिन ये सी भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुल मिला के सी कितने हो गए? दो सी और इधर एक सी, तीन सी हो गए। तो इसका मतलब हम लोगों को ये नाम क्या देना पड़ेगा? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक अम्ल या एसिड, प्रोपानोइक अम्ल। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, COOH, इधर खाली जगह जहां पे एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप ना जोड़ के मैंने एक कार्बन जोड़ दिया, तो इसका मतलब HCOOH। तो इस हालत में केवल एक ही सी मिला आपको फॉर्मूले में। तो एक सी किस में आता है? मिथ में आता है एक सी। तो इसका मतलब ये जो चीज आपको मिली, इसका नाम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड।
बात समझ में आई आपके? मिथेनॉइक एसिड, मैंने बहुत लोगों को गलती करते हुए देखा है, ये इस चीज का नाम मिथेनॉइक एसिड बोल देते हैं, फिर इसको इथेनॉइक एसिड बोल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वाले सी को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन पहले ही दिमाग में डाल दीजिए कि कोई भी क्रियात्मक समूह आप यूज कीजिएगा, उसके अंदर अगर सी है तो उसको कार्बनिक यौगिक में आपको गिनना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको वो नाम में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका नाम सही सही बनेगा। ठीक है, तो स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। हमारे लिए यौगिकों का उदाहरण क्या क्या है देखिए। एक H जुड़ा हुआ है COOH के साथ, तो केवल एक ही सी है, तो इसका मतलब मिथेनॉइक अम्ल। CH3 के साथ COOH जुड़ा हुआ है, तो इसका CH3 में यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक C है, तो दो C हो गए, तो इसका मतलब हम लोग इसको ईथ से शुरू करेंगे, तो इथेनॉइक अम्ल या इथेनॉइक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्रियात्मक समूह हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्रियात्मक समूह क्या है? अगला क्रियात्मक समूह से जो समजातीय श्रेणी हमको मिलती है वो है नाइट्राइल। नाइट्राइल का जो सूत्र है वो क्या है? CN, कार्बन और नाइट्रोजन, और सामने में ये ब्लैंक जगह डैश देके, ब्लैंक जगह मतलब यहां पे कोई एल्किल जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रियात्मक समूह, ये वाला जो समूह है इसका, इसने जो ग्रुप बनाया था उस पूरे ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं, लेकिन इसका खुद का नाम क्या है? इसका खुद का नाम है साइनाइड। ठीक है, CN, इसका खुद का नाम है साइनाइड। अब यौगिक के नाम के पीछे में अनुलग्न, पिछली बार क्या लगाया था हमने? ओइक अम्ल लगाया था नाम के पीछे में। अब यहाँ पे नाम के पीछे में क्या लगेगा? ये बहुत आसान है। यहाँ पे नाम के पीछे में इसका जो समजातीय श्रेणी का नाम है वही लग जाएगा, यानी नाइट्राइल। ठीक है, और बहुत आसान है। देखिए, अब नाइट्राइल समजातीय श्रेणी का नामकरण करना है, तो आप पहले तो एक एल्किल को इनके साथ जोड़िए। जो भी एल्किल आपके साथ आपने यहाँ पे जोड़ा, उस एल्किल के साथ ये वाला सी भी आप जरूर देखिए। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल समझाते समय भी बोला था कि क्रियात्मक समूह में जो सी है उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिथिल वाला सी और ये साइनाइड वाला सी, जो दोनों आपस में आप ये कर इकट्ठा लेंगे, तो आप यहाँ पे मिथिल नहीं कह सकते हैं, आप यहाँ पे कहेंगे ईथ से शुरू हो रहा है नाम। तो अगर ऐसा है, अगर आपको दिखे कि ईथ से शुरू हो रहा है, तो आप सिंपली बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप C2H5 के साथ CN जुड़ा हुआ देखेंगे, तो यहाँ पे इथिल दिख रहा है, एक और सी यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब 2C प्लस 1C 3C, तो इसके लिए ये हो जाएगा तो प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण चलता रहेगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए एक बार और इसको फैला के लिखें क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ये वाला सी और ये वाला सी, इस सी के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सामने वाले सी के साथ एक नाइट्रोजन का परमाणु जुड़ा हुआ है। देखिए, 3 बंधन यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2C बना लिया, ये इधर वाले C के साथ 3 हाइड्रोजन, इधर वाला C का भी 4 बॉन्ड, उसमें 2 हाइड्रोजन, और ये सामने एक और C जिसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन 3 बंधन के साथ। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले, देखिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके समझ में आ गया है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप में आपको बताया था यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्यों बना है,
वो दे बताऊंगा मैं आगे। तो ये बताने का समय आ गया है। ठीक यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जैसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक ही साथ में हम लोग इसको समझेंगे। आवर्त सारणी आपको याद होगी, हमने बड़े ही विस्तार से किया था उसको। अगर आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है तो जरूर देखिएगा, वरना ये सब आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। आवर्त सारणी में याद कीजिए, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? छठे ग्रुप में है। आवर्त सारणी में नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? पांचवें ग्रुप में है। अच्छा ये बताइए, छठे ग्रुप में जो भी परमाणु होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता होना चाहिए, छठे ग्रुप में जितने भी परमाणु हैं उनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर ऑक्सीजन को है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही तो सहसंयोजी बंधन द्वारा पूरा करेगा। तो इसका मतलब कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक कार्बन को किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना रहे तो कार्बन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन को उस ऑक्सीजन के साथ बांटने पड़ेंगे, तभी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा पूरी होगी, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो पहले से 6 है, तो वो किसी और से कितने की उम्मीद रखेगा? 2 ही की उम्मीद रखेगा, ताकि उसके बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। इसलिए कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन सहसंयोजी बंधन बनाएगा तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेंगे और इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, और बाकी के बॉन्ड यानी बाकी के बंधन ऐसे फ्री रहेंगे। इसलिए यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे OH होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे COOH में जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहां पे डबल बॉन्ड है, और बाकी ये इधर इधर सिंगल बॉन्ड है। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन भी, देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ताकि ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 कर पाए? तो और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कोई नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ने की कोशिश करता है सहसंयोजी बंधन द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में रखना पड़ेगा, तब कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से 3 सहसंयोजी बंधन बनेंगे। ठीक है? तो ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सिर्फ ध्यान इसका यही रखना है कि ये वाले सी को भी काउंट करना है। देखिए, तो CH3CN क्या नाम हो गया? इथेन नाइट्राइल। गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी आप मीथेन नाइट्राइल नहीं कहिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सी दोनों को काउंट करना है, बार बार ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने कर लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, भूलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कर लिया हमने साइनाइड ग्रुप। अब आगे हमें करना है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा दिखता है? एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह का दिखता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिल में OH जुड़ा हुआ था, यहाँ पे OH के जगह पे सिर्फ क्या जुड़ा है? H जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे उसी तरह का दिखता है, लेकिन नाम इसका पूरी तरह से बदल गया। ये एक एसिड है, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है? तो क्रियात्मक समूह का नाम, ये क्या नाम से जाना जाता है? ये एल्डिहाइड नाम से ही जाना जाता है। इसका पूरा समजातीय श्रेणी भी एल्डिहाइड है, और ये खुद, ये जो क्रियात्मक समूह है ये एल्डिहाइड है। तो इसके पीछे में अनुलग्न क्या लगेगा? इसके पीछे में अनुलग्न लगेगा आल, ठीक है? आल कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है? फिर से वही बात, ये वाला सी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये एक एल्डिहाइड है जिसका आपको नाम लिखना है, ठीक है? तो आपने क्या जोड़ा इसके साथ? मिथिल जोड़ा। लेकिन मिथिल नाम बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये सी भी गिनना है। तो कितने सी हो गए? 2 सी हो गए। तो हम लोग इसको कहेंगे इथानॉल, ठीक है? तो ये हो गया इथेनॉल।
अब आगे C2H5 मतलब ये इथिल है और ये CHO ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इथिल है, लेकिन ये वाला सी भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला सी भी आप कैलकुलेशन में ले रहे हैं, तो इसका काउंटिंग में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप इसको बोलेंगे प्रोपनॉल। अच्छा, एक और चीज, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ H जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने एक उदाहरण में देखा था सिर्फ H जोड़ा है, तो सिर्फ एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, तो हम लोग इसको किस नाम से बुलाएंगे? हम लोग इसको बुलाएंगे मिथानॉल। तो ये पीछे का आल इस तरह से लगता है। ठीक है, कार्बन को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से एल्केन वाला नाम खींच के लाइए और पीछे में वो अनुलग्न जोड़ दीजिए जिसका क्रियात्मक समूह वो नाम लगा रहा है। तो इसका मतलब क्रियात्मक समूह के हिसाब से आप उसके पीछे में जोड़ते जाइए, आपका नाम मिलता जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये उदाहरण देखिए, ये इथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सी को गिनने के कारण ये हो गया प्रोपनॉल। ये मिथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सी के कारण ये हो गया इथेनॉल। ये एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इकलौते इस सी के कारण ये इसका नाम हो गया मिथेनॉल। तो ये तीनों उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, ये फैला के लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, सारे सी को इकट्ठा लिखिए। देखिए, एक दो तीन, तीन सी इकट्ठा कर दीजिए और ये लास्ट में ये जो इसको फंक्शनल ग्रुप बना दीजिए, इसको क्रियात्मक समूह बना दीजिए और बाकी सीओ पे इस तरह से बॉन्ड दिखा दीजिए और हाइड्रोजन बिठा दीजिए। देखिए, ये जो चीज मैंने लिखी है, ये है। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, डरिएगा बिल्कुल नहीं। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने सी है, पहले हमेशा कार्बनिक यौगिक में हमेशा सी पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस सी के जो क्रियात्मक समूह है उसको बना लीजिए, सी के साथ क्रियात्मक समूह O और H जोड़ दिया गया है, और इस सी के लिए बाकी का जो बंधन है वो वहां पे हाइड्रोजन जोड़िए। ये हो गया इथेनॉल। ये कैसे लिखते हैं आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, इसके पीछे में एक H जोड़ देना है बस। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये कार्बोक्सिल है, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी हम लोग इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे क्रियात्मक समूह का, यहाँ पे क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो है कार्बोक्सिल। ये कार्बोक्सिल यौगिक के नाम का जो अनुलग्न लगेगा वो क्या था? ओइक अम्ल लगेगा। ये आप टेबल इसी तरह से मैं जैसे बता रहा हूं इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा और आप आसानी से ये कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ H लगा दूं तो क्या नाम बन जाता है? HCOOH। इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। अगर CH3 जोड़ दे COOH के साथ तो ये मिथिल के साथ एक और सी काउंट कीजिएगा आप, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, और आगे जाएंगे प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से आता जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने नाइट्राइल देखा था ना, नाइट्राइल इस तरह से CN। ठीक है, तो CN के साथ अगर यहाँ पे पीछे में भी नाइट्राइल जुड़ता था, ठीक है, पीछे में भी नाइट्राइल ही अनुलग्न लगता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मान लीजिए CH3CN, तो कितने सी है? 2 सी है, तो इसको बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। अगर अगर यहाँ पे C2H5 कर दे हम, C2H5 कर दे हम, तो ये यहाँ पे 2 सी, यहाँ पे एक और सी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
प्रोपेन नाइट्राइल। उसके बाद हमने क्या सीखा, एल्डेहाइड सीखा। एल्डेहाइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एल्डेहाइड को एल्डेहाइड में नाम के पीछे में क्या लगता है, आल लगता है। अगर CH3 CH, देखिए एल्डेहाइड को CHO भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे फैला के भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो CH3CHO, तो ये मिथिल और ये एक और कार्बन, तो क्या हो गया, ये इथेनॉल, इथेनॉल हो गया। ठीक है, गलती से भी इसको मिथेनॉल मत बोलिएगा, इथेनॉल हो गया। C2H5CHO, ये क्या हो गया, प्रोपनॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 C और ये 1 C, तो प्रोपनॉल हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। चीजें थोड़ी जटिल है यहाँ पे, इसलिए ध्यान दीजिए। अगला जो क्रियात्मक समूह है वो हम लोग समजातीय श्रेणी में उसको कीटोन बोलते हैं। उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है C के साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दो तरफ इस तरफ खाली है। ये जो दो खाली जगह है, यहाँ पे या तो दोनों तरफ एक ही एल्किल लग सकता है या तो फिर अलग अलग एल्किल लग सकता है। जैसे यहाँ पे आर के ऊपर डैश देके मैंने इन दोनों को अलग बताने की कोशिश की है कि ये एक अलग एल्किल है, ये एक अलग एल्किल है। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह इस तरह का दिखता है और ये पूरे जाति को कीटोन जाति कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसके नीचे में जितने भी कार्बनिक यौगिक बनेंगे उन सबको हम लोग बोलेंगे कीटोन है। और कीटोन कौन से क्रियात्मक समूह से बनता है, कार्बोनिल से बनता है। तो नाम के पीछे में अनुलग्न क्या लगना चाहिए, ये जो कार्बनिक यौगिक बना इनका नामकरण किस तरह से होगा, इनके पीछे में हमें लगाना पड़ेगा ऑन। किस तरह से लगाएंगे देख लेते हैं। देखिए, सी के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और इधर एक खाली इधर एक खाली। मान लेते हैं हमने इस तरफ लगाया है एक CH3, इस तरफ एक लगाया है CH3। आपको कुछ नहीं करना है, बस C का कितने C है वो गिन लेना है, 1 2 3, तो 3 C है। 3 C में 3 C वाले प्रोपेन का नाम क्या है, 3 C वाले एल्केन का नाम है प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन के ना बोलकर आप बोलेंगे प्रोपानॉन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, प्रोपानॉन हो गया। एक और देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और एक CH2, मान लीजिए इस तरह से है। तो कितने C हो गए, 1 2 3 4, 4 C हो गए। 4 C मतलब ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूटानॉन। ठीक है, तो ये जो ब्यूटानॉन है इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए तो। ठीक है, ये सब उदाहरण ध्यान में रखिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे भी ब्यूटानॉन को लिखा जा सकता है, देखिए है ना, CH3 CH2 को अलग अलग कर दिया था, उन दोनों को इकट्ठा C2H5 भी लिख दिया। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने C है, 2 C प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 4 C मतलब ब्यूट, उसके पीछे में ब्यूटानॉन। क्यों, क्योंकि कीटोन वाले ग्रुप का नामकरण इसी तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या है हमारा, वही है ब्यूटानॉन। देखिए, अब एक और बात ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे इस तरफ दिखाया था आपको ब्यूटानॉन, इस तरफ, और इसको यहाँ पे घुमा के इस तरफ लिखा है। ठीक है, तो ये भी ब्यूटानॉन है, ये भी ब्यूटानॉन है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये हम लोग वापस इसके बारे में बात करेंगे कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ घुमा के लिखा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो हम लोग देखेंगे आगे क्लास में। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कीटोन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला समजातीय श्रेणी क्या है, अल्कोहल। ठीक है, साधारण भाषा में हम लोग उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शराब। तो शराब किस तरह से दिखती है, कौन से सूत्र से बनता है, अल्कोहल हमारे लिए OH, किसी भी कार्बनिक
किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, कार्बनिक यौगिक नहीं, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप OH, हाइड्रोकार्बन के एल्किल के साथ OH जोड़ दें तो आपको अल्कोहल मिलेगा। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? क्रियात्मक समूह का नाम है हाइड्रोक्सिल, OH, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो देखिए हर समजातीय श्रेणी के क्रियात्मक समूह का नाम दोनों एक नहीं होते हैं, कभी कभी अलग भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। जैसे नाइट्राइल वाला जो ग्रुप था ना, उसमें क्रियात्मक समूह का नाम और समजातीय श्रेणी दोनों ही नाइट्राइल ही कहलाती है। लेकिन कहाँ कहाँ कहीं ये यहाँ पे जैसे अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पहले हमने कीटोन का किया, कार्बोनिल ग्रुप था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अनुलग्न क्या लगता है? अनुलग्न लगता है ऑल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक चीज की थी एल्डेहाइड, याद कीजिए एल्डेहाइड किया था ना, CHO, जिसको इस तरह से भी लिखा गया था। ठीक है, इस तरह से भी जिसको लिखा गया था ये CHO, इसको इस तरह से। इसमें हम लोगों का अनुलग्न क्या था? आल था ना। एल्डेहाइड में आल होता है, अल्कोहल में ऑल होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से नामकरण होता है। बहुत आसान है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई सी नहीं है तो और ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए OH है, जिस भी मिथिल के साथ लगेगा, सॉरी मिथिल नहीं, जिस भी एल्किल के साथ लगेगा, जैसे CH3OH, मिथिल, उसके पीछे में ऑल, तो ये हो गया मिथनॉल। मिथनॉल। अगर C2H5OH लिखूं तो ये हो जाएगा इथेनॉल। C3H7OH के पीछे ये वाला अल्कोहल अगर है तो ये हो गया प्रोपेनॉल। C4H9 H10 12, C4H10, सॉरी, हाँ H9, C4H9, अगर ये एल्किल ग्रुप है तो ये क्या हो गया? 4C है तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह है और नामकरण किस तरह से होता है। पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सारे के सारे नामकरण बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए ये हमने इथेनॉल का एक उदाहरण लिया है। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल ग्रुप तो हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, तो एमाइन ग्रुप। ठीक है, एमाइन ग्रुप कैसा दिखता है? एमाइन ग्रुप कुछ इस तरह से दिखता है, NH2 लग जाएगा। बाकी बहुत आसान है। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है पहले देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह का नाम भी एमाइन है। ठीक है, बहुत आसान है। दोनों तरफ समजातीय श्रेणी भी एमाइन, क्रियात्मक समूह भी एमाइन। अब कौन सा अनुलग्न लगेगा? कौन सा अनुलग्न? देखिए कितना आसान है। सब एमाइन, एमाइन, पीछे में एमाइन। तो अब थोड़ा सा आप अपने आइडिया से बोलिए कि यहाँ पे तो कोई सी है नहीं, तो आसान हो गया बात। यहाँ पे CH3NH2, ये जो चीज है, ये एल्किल, कौन सा एल्किल है? ये मिथिल है। और मिथिल किससे निकलता है? मीथेन से निकलता है। तो ये, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मीथेनएमाइन कह सकते हैं। क्या हम लोग इसको इथेनएमाइन कह सकते हैं? क्या हम लोग इसको प्रोपेनामाइन कह सकते हैं? है ना? तो बहुत आसान है। तो देखिए प्रोपेनामाइन C3H7, यहाँ पे इसी चीज को, ये बहुत अच्छी बात हो गई, इसी चीज को देखिए फैला के लिखा हुआ है। ठीक है, CH3, देखिए एकदम लास्ट वाले C के साथ H 3 बार जुड़ा, 3 H जुड़े रहते हैं, उसके बाद दो, उसके बाद दो, ये हो गया प्रोपिल, और उसके साथ एमाइन, प्रोपेनामाइन। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं अच्छे से, तो इसको और अच्छे से लिखते हैं। देखिए प्रोपेनामाइन को पूरा फैला देते हैं। कितने सी हैं? 3C है ना, पहले 3C, हमेशा 3C, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। नियम यही है लिखने का,
जितने भी सी है वो लिखो, उसके साथ पहले फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को इस तरह से जोड़ दें, फिर बाकी जितने भी बंधन है उनको इस तरह से दिखा दे। अब यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ये हाइड्रोजन लग गए, देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को यही चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है कि कभी इस तरह से फैला के लिखा रहता है, कभी इस तरह से लिखा रहता है, कभी मैंने जैसे दिखाया इस तरह से लिखा रहता है। तो क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं, ये तीनों चीजें एक ही है। इन तीनों चीजों को तीन इस तरह से अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। वो बस दिखाने का तरीका है कि ये बंधन किस तरह से फैले हुए हैं। तो देखिए, ये जो सी है इसके साथ ये 3H है, तो ये यहाँ पे 3H सी के साथ, और ये सी बीच, ये वाले सी के साथ 2H जुड़ा हुआ है, और ये वाले सी के साथ 2H जुड़ा हुआ है, जो कि इस तरह से दिखा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रियात्मक समूह का पूरा टेबल आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रिवीजन की जरूरत है, मैं मानता हूं, थोड़ा जटिल है ये भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो बहुत सारे नामों को नामकरण करने का, बहुत अलग अलग ग्रुपों को नामकरण करने का तरीका अलग है, लेकिन थोड़ा सा धीरज रख के अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई परेशानी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समजातीय श्रेणी में आगे है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, समझने से पहले हमें याद होना चाहिए हैलोजन क्या है, क्योंकि ये हैलाइड शब्द जो है हैलोजन से आता है। तो अगर किसी भी मिथिल यानी सॉरी एल्किल के साथ, अगर किसी भी एल्किल के साथ एक हैलोजन जोड़ दिया जाए तो हम लोग उसको एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, सूत्र में हैलोजन को X द्वारा दिखाते हैं, देखिए ये हैलोजन में X द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बंधन है ये किसके साथ है, कोई भी एल्किल है उसके साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र में X कौन है, हैलोजन है। हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो वो X द्वारा दिखाया जा रहा है। तो ये पूरे जाति को हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। तो क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, हैलाइड है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हमने पिछले स्लाइड में जितने भी क्रियात्मक समूह किए हैं उनके नाम में लग रहा था अनुलग्न, यानी वो नाम में बाद में जुड़ रहे थे, जो भी शब्द हम लोग जोड़ रहे थे वो बाद में जुड़ रहे थे, ठीक है। याद कीजिए, हम लोगों ने COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके लिए हमने जोड़ा था ओइक एसिड, नाम के बाद में एंड में जोड़ा था, है ना। तो ओइक एसिड जोड़ा था। तो इसका मतलब यहाँ पे और आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एल्डेहाइड, इसके लिए नाम के पीछे में आल जोड़ा था। अल्कोहल के लिए नाम के पीछे में ऑल जोड़ा था। यहां पे बात थोड़ी अलग है, यहां पे जो तीन समजातीय श्रेणी हम करेंगे इनमें नाम में पहले कुछ लगेगा, यानी पूर्व लग्न लगेगा। और हैलाइड के लिए वो पूर्व लग्न क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन जब लगेगा तो हम लोग पूर्व लग्न लगाएंगे फ्लोरो। क्लोरीन जब लगेगा तो क्लोरो बोलेंगे। ब्रोमीन जब लगेगा तो ब्रोमो। और आयोडीन जब लगेगा तो आयोडो बोलेंगे। देखिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब नाम के आगे में लगेगा, पूर्व लग्न आगे में लगता है नाम के। आइए तो क्या क्या नाम हो सकता है देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लिखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये मिथिल से आया है। नाम के शुरू में क्या लगना चाहिए, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से मिथिल आता है, इसलिए क्लोरो
मीथेन। ठीक है, तो अगर मैं ये जो यौगिक है इसको लिखूं तो मैं बोलूंगा आयोडो इथेन। ठीक है, क्योंकि ये इथील है, ये इथील कहाँ से, इथेन से आता है, तो आयोडो इथेन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए ब्रोमोप्रोपेन, देखिए एक दो तीन, तीन सी है ना, तो ब्रोमोप्रोपेन हमने नाम यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण होता है, बहुत आसान है। एल्किल हैलाइड, जब हैलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, कार्बनिक यौगिकों के साथ हैलोजन को जोड़ा, एल्किल हैलाइड बन गया। आगे चलते हैं, नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो सूत्र क्या है, NO2। NO2 जब एक एल्किल के साथ जुड़ेगा हम लोग बोलेंगे नाइट्रो यौगिक बना। कौन से समझातीय श्रेणी बनी, नाइट्रो यौगिक समझातीय श्रेणी बनी। तो इसका क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, जाहिर सी बात है नाइट्रो ही नाम होगा, NO2। पूर्व लग्न, नाम से पहले क्या लगाएं, तो बहुत आसान है, नाइट्रो लग जाएगा नाम से पहले में। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, CH3NO2। ठीक है, नाम से पहले क्या लगेगा, नाइट्रो, तो नाइट्रो लगा है, और ये मिथिल है, मिथिल कहाँ से आता है, मीथेन से, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रो मीथेन। CH3 CH2 CH2NO2, नाइट्रो एक दो तीन, यानी ये प्रोपिल है तो नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, नाइट्रो ब्यूटेन, देखिए एक दो तीन चार, चार कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, बहुत आसान है, ये वाला टेबल बहुत आसान है पिछले वाले टेबल से। अब आगे ये लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, लास्ट वाला है ईथर। ईथर का जो सूत्र है वो कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन है और दोनों तरफ खाली जगह। फिर से याद कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है, जो कीटोन बना रहा था, और ये ईथर ग्रुप है जो इस तरह का बना रहा है। इन दोनों में समानताएं ध्यान में रखिए, ये भी दोनों तरफ से खुली हुई है, ये भी दोनों तरफ से खुली हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है ईथर की जगह पे ये डाल देते हैं, और कार्बोनिल की जगह पे याद रखिएगा कार्बन कार्बोनिल के साथ जोड़ लीजिए अभी दिमाग में, तो कार्बोनिल उसके जगह पे गलती से भी ईथर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो जगह हैं एल्कील के बैठने के लिए, तो या तो हो सकता है दोनों तरफ एक ही एल्कील बैठे, या तो फिर दोनों तरफ अलग अलग एल्कील बैठे, दोनों ही संभव है। अब इसको नामकरण करने का एक विशेष तरीका है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, ईथर ही है। ठीक है, ये तो समस्या हम लोगों की बहुत आसान हो गई। अब यहाँ पे पूर्व लग्न क्या लगाएं, ध्यान से देखिए, आप देखिएगा सूत्र में जो भी छोटा वाला एल्किल है, जैसे उदाहरण देखिए C2H5 CH3, इधर एक एल्किल है, इधर एक एल्किल है, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है। ठीक है, जो भी छोटा वाला एल्किल है उससे शुरुआत करनी है। अब यहां पे पूर्व लग्न क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा जो एल्किल है उसके पीछे ऑक्सी लगेगा। ठीक है, ऑक्सी, ठीक है, जो भी एल्किल है उसके पीछे ऑक्सी, देखिए यहाँ पे पूर्व लग्न है एल्कॉक्सी, तो यहाँ पे क्या है, मिथिल है, तो हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी, ये क्या है, इथिल है, इथेन से आया है इसलिए मिथॉक्सी इथेन। तो हमने क्या किया, हमने छोटे वाले एल्किल को देखा, उसका एल्कॉक्सी बनाया यानी मिथॉक्सी बनाया, और दूसरे तरफ के एल्किल के नाम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा जटिल है इसलिए एक बार से ज्यादा देखना पड़ेगा। देखिए ये O है, ये दोनों तरफ की खाली जगह मान लेते हैं, यहाँ पे C3
H7 लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है। मैंने अभी आपको सिखाया छोटे वाले एल्किल से शुरू करेंगे। तो चाहे ये छोटा वाला एल्किल इस तरफ लिखा हो या इस तरफ लिखा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस तरफ भी छोटा दिखे वहां से शुरुआत करेंगे। तो ये क्या है, इथिल, तो इसका एल्कोक्सी बनाएंगे तो इथॉक्सी होगा ना, इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी। अच्छा, इस पार कौन है, 3 कार्बन है, तो मेथ इथ प्रोप, तो इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया इसका। इस ईथर का नाम क्या हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, CH3 CH2 डैश देके O CH3। इधर कौन है, इधर इथिल है, इधर कौन है, मिथिल है। तो इन दोनों में ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो इसलिए मिथॉक्सी, और इधर वाले का नाम जोड़ दिया मिथॉक्सी इथेन। ये इस तरह से हो गया। तो ये पूरा का पूरा टेबल, इधर वाला 3 बहुत आसान है। इसके पहले हमने क्या क्या किया था, इसके पहले हमने कार्बोक्सिल ग्रुप किया, उसके बाद हमने नाइट्राइल नाइट्राइल ग्रुप किया, उसके बाद एल्डेहाइड किया, अल्कोहल किया, और क्या किया था, नाइट्रो ग्रुप किया, और क्या किया था, एमाइन किया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। और इधर फिर हमने हैलाइड किया। इन सब के नाम में क्या होगा, इन सब के नाम में अनुलग्न लगेगा, मतलब नाम के पीछे में शब्द जुड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, ओइक एसिड, इसके लिए नाइट्राइल, इसके लिए आल, इसके लिए ओल, इसके लिए नाइट्रो। ठीक है, सॉरी ये नाइट्रो तो इधर आ गया, नाइट्रो इधर नहीं आएगा। नाइट्रो पिछले वाले ग्रुप में हम लोगों का CnCHO और था ये कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल, ये ऑल होगा, ये होगा ऑन, और ये एमाइन। ठीक है, तो पिछले ग्रुप में हमने, पिछले वाले स्लाइड में हमने इन सबको किया, इनके नाम के में अनुलग्न लगेगा। और इधर वाले स्लाइड में हमने इन सबको किया, इनके नाम में पूर्व लग्न लगेगा, नाम से पहले में ये लोग जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का क्रियात्मक समूहों के साथ साथ IUPAC यानी IUPAC नेम हम लोगों ने अच्छे से किया है। आप आराम से इस लेसन को करिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में आप करने जाइएगा, आप याद करने में मुश्किल होगी। हमारा अगला विषय क्या है, समावयवता। ठीक है, तो अब सीखते हैं समावयवता क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईथर में ऐसा कुछ दिखाया था, और तब मैंने बोला था इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए ये दोनों चीजें हैं एक ही, लेकिन इनको लिखा अलग तरीके से जा रहा है। और इनको अलग तरीके से लिखने के कारण, मतलब लिखा अलग तरीके से जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोग हैं ही अलग तरीके से जुड़े हुए। ठीक है, एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है, दूसरा दूसरी तरफ से घूम के जुड़ा हुआ है, और इस अलग तरीके से इनके परमाणु एक दूसरे के साथ लगे होने के कारण इनके रासायनिक और भौतिक गुण भी थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो समावयवता इसी को कहते हैं। समावयवता में हमें दो यौगिकों के जो आणविक, दो यौगिकों का जो आणविक सूत्र है वो एक ही देखने को मिलता है, एक ही आणविक सूत्र देखने को मिलता है, लेकिन इनका रचनात्मक जो गुण है, रचनात्मक जो सूत्र है,
इनकी जो रचना होती है, जो जिस तरह से ये लोग सजे हुए होते हैं, रचनात्मक सूत्र, वो अलग होता है। और इसके चलते इन लोगों के गुणों में फेर बदल, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। रासायनिक गुणों में भी, भौतिक गुणों में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। और इसी कारण से जो गुण हमें कार्बनिक यौगिक ये जो गुण दिखा रहा है, इसको हम लोग समावयवता कहते हैं। तो समावयवता क्या है? समावयवता कार्बनिक यौगिकों का वह गुण है जिसके कारण एकाधिक यौगिक, एक से ज्यादा यौगिक के रासायनिक सूत्र समान होते हैं। मैंने आपको बताया अभी, रासायनिक सूत्र उनका एक तरीके का होगा, परंतु इनकी रासायनिक संरचना, ये किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी रचना किस तरह से हुई है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भिन्न होता है। ठीक है, जिस कारण इनका भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये जो चीज है, ये घटना है, ये एक गुण देती है कार्बनिक यौगिकों को, उसी को हम लोग समावयवता बोलेंगे। ठीक है, तो समावयवता का गुण हमें इस तरह से देखने को मिलता है। समावयवता दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, दो में से एक प्रकार हमें थोड़ा सा सीखना है, दूसरा प्रकार सिर्फ नाम जान के रखना है। ठीक है, तो एक है रचनात्मक समावयवता, रचनात्मक, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म, त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो ये वाला नाम ही सिर्फ जान के रखना है, उससे ज्यादा नहीं जानना है, माध्यमिक परीक्षा में उतना ही काफी है। देखिए, तो समावयवता दो प्रकार के होते हैं। एक है रचनात्मक समावयवता। ये रचनात्मक समावयवता हमें कब देखने को मिलती है? जाहिर सी बात है, जब रचना थोड़ी सी अलग अलग होगी, यानी जब समावयवता परमाणुओं के भिन्न रूप से अणुओं में व्यवस्थित होने के कारण देखने को मिलती है, अलग तरीके से अणु के साथ जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण देखते हैं। अभी हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, मान लीजिए ये एक एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या है? देखिए, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। तो ये क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन हो गया ना, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो क्लोरोप्रोपेन है, इसमें ये लास्ट वाले कार्बन में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि लास्ट वाले कार्बन में। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये पूरा का पूरा सी ऐसे लिख दिया, फिर इसके साथ क्लोरीन, ये देखिए लास्ट वाले क्लोरीन के साथ, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और बाकी सारे हाइड्रोजन हमने इस तरह से दिखा दिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा, तभी आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आएगी बात। अब ये जो क्लोरीन है, ये इधर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा हो ही सकता था कि, देखिए, ये इधर वाला CH3, हो सकता था कि क्लोरीन इधर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो, है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो भी ये क्लोरोप्रोपेन ही कहलाएगा, लेकिन ये दोनों रचना में तो एक दूसरे से अलग है। भिन्न रूप से अणु जो है, भिन्न रूप से ये जो परमाणु है, क्लोरीन का जो परमाणु है, ये भिन्न रूप से अणु के अंदर व्यवस्थित है। इस जगह पे क्लोरीन यहाँ पे व्यवस्थित है, यहाँ पे क्लोरीन इधर इस वाले अणु में इधर लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे जो व्यवस्था है क्लोरीन की, वो अलग है इन दोनों से। तो इसका मतलब संरचनात्मक समावयवता में हमें समावयवता किस कारण से देखने को मिलेगी? परमाणुओं के भिन्न रूप से अणुओं के अंदर व्यवस्थित होने के कारण हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरी समावयवता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सिर्फ नाम जानना ही यहाँ पे काफी होगा माध्यमिक में, इससे इसमें से कुछ ये पूछा नहीं जाएगा, बस नाम ही जान के रखिए, त्रिविम समावयवता। समावयवता दो प्रकार के, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत
आगे जाना है तो ये लाइन याद कर सकते हैं। ये आसान है, वैसे मैं बता देता हूं। जब समावयवता कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणुओं के भिन्न अभिविन्यास के कारण होता है। इसे यहां पे समझाते हैं। देखिए देखिए, सी के बीच में डबल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, और यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक एच दे दिया गया है, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक और सी है। ठीक है, कुल मिला के कितने सी है देखिए तो, एक, दो, तीन, चार। ये सी, ये मैं एक ही स्ट्रेट लाइन में ना लिख के थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इस सी के साथ ये वाले सी के साथ ये एक बंधन है, तो कितने और बंधन बचे? तीन और बंधन बचे ना। तीन और बंधन बचे, मतलब यहां पे और तीन हाइड्रोजन मैं जोड़ सकता हूं। इस सी के साथ भी, ये वाला जो सी है, इसके पास भी और तीन हाइड्रोजन और तीन बंधन जुड़ सकते हैं, मतलब और तीन हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो अगर यहां पर मैं इसका नामकरण करना चाहूं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाकी सारी जगह पे एकल बंधन है, एक ही बंधन बना हुआ है। इस सी के चार बंधन हो गए हैं, देखिए, तीन हाइड्रोजन के साथ, एक इधर वाले सी के साथ। और ये वाला जो सी है, इसके भी चार बंधन हो गए हैं, ये एक, ये दो, इधर बीच में दो है, तो कुल मिला के चार। इधर वाला सी का भी चार, और ये सी का ये एक, और इधर तीन। तो मतलब सारे सी में से सिर्फ बीच के दो सी के पास डबल बॉन्ड है। कितने सी है? एक, दो, तीन, चार। चार सी है, मतलब ब्यूट। और एक डबल बॉन्ड है, मतलब एल्केन तो नहीं है, क्या है? एल्कीन है, मतलब ब्यूटीन। ठीक है, ये है ब्यूटीन। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन को दिखाने का ये भी एक तरीका है। अब इस पर ध्यान दीजिए, CH3, ये CH3, ये दोनों CH3 ऊपर है। ये वाले ब्यूटीन को मैं प्रकृति में हमेशा यही इसी तरह से ब्यूटीन मिले जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रकृति में ब्यूटीन इस तरह से भी मिले। देख रहे हैं, ये जो CH3 है, ये इधर घुमा हुआ है, मतलब ये CH3 दोनों ऊपर की तरफ लगे हुए थे, लेकिन ये यहां पे देखिए, ये घुमाव आ गया है, ये ट्विस्ट आया है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन बदला है इसका। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से वो हवा में, स्पेस में सजा हुआ है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस एक समझा, क्योंकि ये लाइन लिखा हुआ इसलिए समझा दिया। ठीक है, माध्यमिक परीक्षा में ये पूछा नहीं जाता है। मैंने बस आपको त्रिविम समावयवता का नाम जानना है, इतना कहा है। इसके ऊपर अगर एक लाइन लिखना हो तो ये लिख दीजिएगा, अभिविन्यास, क्योंकि शब्द यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है कि क्या चीज है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए, समावयवता, इन दोनों के गुणों में भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन इन दोनों के गुणों में अंतर क्यों आ गया? क्योंकि इनके अणुओं में जो परमाणु है, इन परमाणुओं का अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन अलग हो गया है। तो यही कारण है कि हमें त्रिविम समावयवता यहाँ पे देखने को मिली। तो समावयवता बहुत आसान है। क्या है? एक ही रासायनिक सूत्र होगा, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होगी, और इसके चलते इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। दो प्रकार के हैं, एक संरचनात्मक, एक है त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक जो समावयवता है, इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार हमें पढ़ने नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़ना है, जिसमें से पहला है श्रृंखला समावयवता। ठीक है, श्रृंखला समावयवता क्या है? जब कार्बन कार्बन का एक सीधा चेन बनता है, जैसे कि यहां पे मान लीजिए ये 4 कार्बन है, एक के बाद एक सीधे लगे हुए हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 और हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ ऊपर नीचे एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन।
तो जब भी आपको कार्बन कार्बन इस तरह से सीधी चेन में दिखे, आप इनको एन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एन चेन मतलब नॉर्मल, मतलब सीधा ही चला गया है। तो ये क्या है, कितने कार्बन है इसमें, एक दो तीन चार। तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटेन। लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि कार्बन सीधे चेन में ना रहे बल्कि शाखा में रहे। तो ऐसी हालत में भी ऐसी हालत में भी देखिए, कार्बन का इधर एक बॉन्ड है और इधर तीन बॉन्ड है, मतलब चार हाइड्रोजन, सॉरी, चार सहसंयोजी बंधन भर गए। तो इधर ये वाले कार्बन का एक इधर लगा हुआ है और बाकी के दो इधर, मतलब एक दो तीन, और इधर का एक हाइड्रोजन इधर कार्बन में के साथ, और तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि इधर एक है इधर तीन, तो चार हो गए। और इधर वाले कार्बन के साथ और तीन। तो ध्यान दीजिए, ये भी एक दो तीन चार, चार कार्बन है यहाँ पे और एक बंधन है। एक बंधन मतलब सारे कार्बनों के बीच में एक एक बंधन है, कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है। तो ये वाला भी तो ब्यूटेन है। तो ये वाला ब्यूटेन तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम कहेंगे इसका नाम आइजो ब्यूटेन है। ठीक है। तो सीधी चेन में जो रहेंगे उनको हम लोग एन ब्यूटेन कहते हैं। और जब भी कार्बन इस तरह की एक शाखा बनाता है जिसमें कार्बन दो नंबर, मतलब मान लीजिए इधर से आप गिन रहे हैं तो दूसरे कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे शाखा को हम लोग आइजो कहते हैं, आइसो शाखा। तो देखिए ये दोनों ही ब्यूटेन है, लेकिन इनमें समावयवता आ गई है। समावयवता क्यों आ गई है, क्योंकि इनके अंदर जो परमाणु सजे हुए हैं वो सजने का तरीका, परमाणु का अरेंजमेंट दोनों में अलग हो गया है, जिसके चलते इनके कुछ रासायनिक और भौतिक गुण आपस में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये समावयवता हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, यानी चेन समावयवता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो अनुक्रम है वो बदल गया है। कार्बन किस हिसाब से एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो बदल गया है। एक में सीधा सीधा कार्बन जुड़ा हुआ था, एक में शाखा बना के जुड़ा हुआ था। तो हमें श्रृंखला समावयवता कहाँ पे देखने को मिली, वे कार्बनिक यौगिक श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं जिनके आणविक सूत्र समान है। ठीक है, ब्यूटेन ब्यूटेन दोनों के आणविक सूत्र समान थे, लेकिन इनमें कार्बन परमाणुओं के आपस में बंधने का जो अनुक्रम है वो भिन्न होता है। तो हमने उदाहरण देख ही लिया है, एक है एन ब्यूटेन, एक है आइजो ब्यूटेन। अब इसके बाद आएगी स्थान समावयवता। स्थान समावयवता क्या है, देखिए ब्यूटेन का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि ब्यूटेन का उदाहरण से ही शुरू किए हैं, तो ब्यूटेन का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए ऐसे चार कार्बन आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि इसके साथ हमें एक क्रियात्मक समूह जोड़ना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एल्डेहाइड जोड़ दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रो, बाकी सारी जगहों पे हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, सारे जगहों पे हाइड्रोजन हमने बैठा दिया। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, इधर 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 करके नहीं जोड़ रहा हूं, एक ही बार में लिख दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देखिए एक दो तीन चार है ना, तो ब्यूटेन से आया है। और यहाँ पे एल्डेहाइड है, तो एल्डेहाइड में नाम के पीछे में क्या लगता था, एल लगता था। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। हम लोग इसको ब्यूटेनॉल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर ये ब्यूटेनॉल है तो एक, सॉरी, यहाँ पे ये ब्यूटेनॉल नहीं है, एक दो तीन चार पांच ये है। देखिए जो गलती से मैं आपको बचा रहा था वही गलती मुझसे भी हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, किसी से भी गलती हो सकती है। तो ये क्या है, पेंटेनॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, मान लीजिए कि यहाँ पे एल्डेहाइड ग्रुप
जोड़ दिया गया है। बाकी इधर ये, इधर ये, इधर H जोड़ दिया और इधर एक H जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी यहाँ पे नीचे तो जैसे 4 कार्बन थे वैसे कार्बन है, तो ये भी पेंटेनल ही है। और ये भी पेंटेनल है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम लोगों को यहाँ पे समावयवता नजर आ गई। अच्छा, सिर्फ एल्डिहाइड क्यों, हम लोग यहाँ पे ये भी तो जोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए कोई और है, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये दोनों भी समावयवता का शिकार हो गए, मतलब इनमें भी समावयवता देखने को हमें मिल रही है। तो ऐसे में इनका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, जब भी कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले तो यहां पर इन कार्बनों में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग करने हैं, इनके नाम थोड़े से अलग करने हैं आपस में, तो इन कार्बनों में हमें नंबरिंग करनी होगी। और नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी होगी जिससे कि जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर मिले। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूं, इसको कार्बन को 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। तो ये क्लोरीन ये क्रियात्मक समूह है जो चौथे कार्बन के साथ जुड़ा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरीन नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है ताकि क्रियात्मक समूह आपको मिनिमम नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिखे। तो मतलब ये जो नंबरिंग है ये गलत हुई है। हमें नंबरिंग कहां से शुरू करनी चाहिए? हमें नंबरिंग इस तरह से शुरू करनी चाहिए ताकि क्रियात्मक समूह जहां पे जुड़ा हुआ है वो सबसे कम नंबर में हो। तो 1, 2, 3, 4, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 क्लोरो, कितने सी है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें। नंबरिंग करते हुए हमें इस तरह से आना है ताकि ये जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो अगर मैं इधर से 1 2 3 बैठाना शुरू करूं, 1 2 3, तो ये वाले कार्बन को 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से बैठाना शुरू करूं तो 1 2 3, ये वाले कार्बन को 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू करनी है, 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समावयवता के चलते अलग अलग है। क्लोरीन अलग जगह पे अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है और इसी को कहते हैं स्थान समावयवता। जब क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक के अलग कार्बन के साथ जुड़े तो उसको हम लोग स्थान समवयवता बोलते हैं। तो देखिए, स्थान समवयवता वे कार्बनिक यौगिक स्थान समवयवता दिखाते हैं या दर्शाते हैं जिनके आणविक सूत्र समान है परंतु इनमें क्रियात्मक समूह का स्थान कार्बन श्रृंखला में भिन्न होता है, कार्बन के चेन में अलग होता है। हमने उदाहरण के तौर पर देखा था, यहां पे देखिए 1 ब्रोमो क्या है, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है और यहाँ पे क्या है, 1 2, हाँ, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपको इतना डिटेल में नामकरण माध्यमिक में नहीं आता है, ये बस स्थान समावयवता समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है। बाकी आईयूपैक नियम मैंने पिछले जो 2 टेबल में आपको सिखाया है उतना ही काफी है। पिछले टेबल में मतलब इस क्लास के 2 टेबल और इसके पहले वाले एल्केन एल्कीन एल्काइन का क्लास का वो वाला टेबल, ये 3 टेबल में जितने भी नाम हैं आप अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो समझाया है आप सब कुछ समझ गए हैं, उसके बाद आप इसको ठीक से मतलब दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। बैठा तो ठीक है, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं है,
लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया नंबरिंग वाला, ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन ये आपके लिए उतना जरूरी भी नहीं है माध्यमिक के हिसाब से। सिर्फ स्थान समवयवता में ये थोड़ा सा लिखने के काम आएगा आपके, ठीक है। और इसके पहले जो श्रृंखला समवयवता थी, उसमें भी थोड़ा सा वो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन या जो भी है एन चेन आइसोचेन, वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी इस लेसन में आईयूपैक नेम का और कुछ नहीं है। हम लोग लगभग अंत तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्रियात्मक समावयवता। देखिए दो उदाहरण लेंगे। सबसे पहले तो ये एक कार्बनिक यौगिक का उदाहरण लिया हमने। इसका नाम क्या हो सकता है, नामकरण आपने सीख लिया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल है और इसके सामने में कौन सा एल्किल लगा हुआ है, ये इथिल है। तो हम लोग इसका नाम रखेंगे इथेनॉल। इसका नाम हम लोग बोलेंगे क्या है, इथेनॉल है। अब एक और कार्बनिक यौगिक देखते हैं जो कि अल्कोहल नहीं है, लेकिन क्या है, ईथर है। ये देखिए ये जो क्रियात्मक समूह है, ये किसका है, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है। अब इस कार्बनिक यौगिक का क्या नाम रखें। हमने सीखा था कि ईथर में जो भी एल्किल, दो एल्किल होते हैं, जो भी एल्किल छोटा होगा नाम उससे शुरू करके एल्कोक्सी बनाएंगे और फिर अगले वाले एल्किल का एल्केन वाला नाम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही एल्किल यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एक ही बराबर है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। तो कहीं से भी शुरू करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिथॉक्सी बनाना पड़ेगा, इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। एल्कोक्सी बनाएंगे एल्किल मिथिल का, तो ये हो गया मिथॉक्सी। और ये मिथिल यानी मीथेन से आया है तो मिथॉक्सी मीथेन। तो हम लोगों ने ये दो कार्बनिक यौगिक देखा, इन दोनों में क्या खास बात है। खास बात यह है कि आप इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उनको एक एक करके गिनिए। कितने कार्बन हैं, आपको 2 कार्बन दिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, आपको 6 हाइड्रोजन दिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, आपको 1 ऑक्सीजन दिखेगा। इधर आइए, इधर कार्बन आपको 2 दिखेंगे, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के अणु सूत्र या आणविक सूत्र समान है, लेकिन ये दोनों है तो एक दूसरे से अलग, क्योंकि एक अल्कोहल है एक ईथर है। मतलब इन दोनों की रासायनिक गुण और भौतिक गुण ये सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अणु सूत्र इनका एक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह के भिन्न होने के कारण ये समावयवता हमें देखने को मिल रही है। इसलिए क्रियात्मक समावयवता, वे कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं जिनके आणविक सूत्र समान है ना, परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने देखा C2H6O, यहाँ पे हमें इथेनॉल में और मिथॉक्सीमीथेन दोनों में ही ये अणु सूत्र देखने को मिलता है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग प्रकृति या अलग क्रियाएं दिखाते हैं, अलग गुण दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने क्रियात्मक समावयवता भी सीख लिया और यहाँ पे हमारा ये भाग खत्म होता है। अगले भाग तक पढ़ते रहिएगा। अगले भाग में हम लोग पॉलीमराइजेशन की चर्चा करेंगे और भी कुछ बातें हैं जो रह गई हैं उसको करके ये लेसन पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।